हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस में। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो या फिर कोई और अनदर एग्जाम हो। चलिए बिना देर लगाए क्वेश्चंस शुरू करते हैं और इस सीरीज में आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के संग्रह। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में भगवान बुद्ध को, बोध गया में, ठीक है ना, बोध गया में किसके नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी जिस जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। और जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़े और फैक्ट जान लें हम लोग। तो भगवान बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आपको पता है काफी हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। अगर मैं आपसे पंजाबी भाषा के अलावा पूछूं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि। ठीक है ना, तो इस तरह से लिपि पर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो आपको याद रखना है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है गुरुमुखी लिपि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह के उपचार के लिए। मधुमेह मतलब डायबिटीज के लिए। ठीक है ना, यानी डायबिटीज का उपचार करने के लिए हम लोग इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। ये भी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है ना, यानी कि जो सूर्य का आगमन होता है भारत के अंदर तो वो सबसे पहले कौन से राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है ना, अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू आपने सुना होगा असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और ये कई सारे तरीके के बिहू होते हैं वहाँ पर। माघ बिहू, बोहाग बिहू, पोंगाली बिहू, है ना, रोंगाली बिहू, इस टाइप से ये बहुत सारे बिहू जो है वो असम में मनाए जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिए, समझ लीजिएगा कि बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है ना, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी किस चीज़ के लिए पाया जाता है, किस यानी किन चीज़ों में पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं हमारे उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है, संतरों में पाया जाता है। ठीक है ना, और आंवले में विटामिन सी बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपसे पूछ सकता है कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो मैं आपको बता दूँ, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवले में, संतरे में, आपके खट्टे फलों में। ठीक है ना, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं उनमें सब में आपको विटामिन सी काफ़ी मिल जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है ना, तो यानी अगर बंगाल का पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स और अगर भारत का पूछता है तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और बात इनके लिए फैक्ट है आपके लिए कि सती प्रथा का अंत करने वाले या सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने वाला कौन गवर्नर जनरल था। तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। राजा राम मोहन राय को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने में और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के
खिलाफ आवाज़ उठाई थी सबसे पहले, और सती प्रथा का अंत करने में इन दोनों ने मिलकर के काफ़ी योगदान दिया था। ये आपको एक फैक्ट और याद कर लेना है, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का पूछा है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट नहीं पूछा, वो तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन भारत का दक्षिणतम किनारा पूछा है, वो भी कौन सा, मुख्य भूमि का। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो कन्याकुमारी है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात शायद पता ही होगी, बहुत आसानी से आप इस को जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इन 10 क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसको एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।